रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा क्या हाल है, खैरियत से हैं आप लोग? आए हम स्टार्ट करते हैं आज बजटिंग का लेक्चर। और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। दैट इज़ फ्रॉम सीमा P1 एंड दैट इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 364। और प्रॉब्ली आप लोगों ने ये पहले की हो, कुछ लोगों ने अटैम्प्ट, लेकिन इसमें कुछ कैलकुलेशंस के मैटर्स हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन बजटिंग का है, कल जैसे एक बच्चे मुझे कह रहे थे कि जी 2011 का कोई फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन था, तो वो भी आप मुझे बता दें कौन सा है, मैं करा देता हूँ। आए देखते हैं। ट्रूरो मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट क्यू with a single grade of labor. Its sale budget and finished goods inventory budget for period 3 are as follows. Sales, opening inventory of finished goods, closing inventory of finished goods. The goods are inspected only when production work is completed. And it is budgeted that 10% of finished work will be scrapped. Okay. इंस्पेक्शन कब होती है बेटा? जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है। और प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद आप जब इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको पता लगता है कि 10% ऑफ फिनिश्ड वर्क जो है वो स्क्रैप हो जाएगा। 10% ऑफ फिनिश्ड वर्क यानी कि जो प्रोडक्शन कंप्लीट हुई है उसका 10% जो है वो स्क्रैप है, वो लॉस्ट है। ओके, तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप मुझे बताएं हमें कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी? जी बेटा। जैन साहब, यासिर साहब, फराज साहब, उमैर खान साहब। जी बेटा, हम देख रहे हैं एग्जांपल फ्रॉम सीमा P1 और इसमें हमसे ये बताया गया है कि ट्यूरो मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट क्यू विद अ सिंगल ग्रेड ऑफ लेबर. Its sale budget and finished goods inventory budget for period 3 are as follows. Sales and 700 units, opening inventory of 50 units, closing inventory is 70 units, and the goods are inspected only when production work is completed. And its budget that 10% of finished work will be scrapped. तो आप बताएं हमें कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी? Anyone would like to answer? यूनिट्स बताएं बेटा, यूनिट्स। जैन साहब। और अगर आप क्लास में से कोई बंदा वॉइस क्वेश्चन करना चाहे तो मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ, ताकि हमारा सेशन इंटरेक्टिव हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है। इतने स्टूडेंट के साथ तो बंदा इंटरेक्टिव सेशन कर सकता है। कोई आंसर नहीं बेटा? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बनाने पड़ेंगे? प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है? नो।
प्रोडक्शन बजट बेटा बनता है सेल्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ओके, तो सेल बेटा कितने यूनिट्स की हैं? 700 यूनिट्स। ओके, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 70। 770 हो गए, ठीक है। माइनस कर देंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो कितनी है बेटा? 50। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 720। ठीक है, हमें ये चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्शन। हमें चाहिए कितने यूनिट बेटा? 720। तो आप में से कोई बताएगा कि हमें यूनिट्स बनाने कितने चाहिए? देखें, द गुड्स आर इंस्पेक्टेड ओनली व्हेन प्रोडक्शन वर्क इज कंप्लीटेड and it's budgeted that 10% of the finished work will be scrap. तो नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं बेटा। जी जमील मुमताज साहब। 792। ये कैसे निकाले फरहाद आपने? यासिर साहब आपने 792 कैसे निकाले? बेटा ऐसी बात नहीं है फरहाद साहब, ऐसी बात नहीं है। जुमला दोबारा पढ़ें। द गुड्स आर एक्सपेक्टेड ओनली व्हेन प्रोडक्शन वर्क इज completed and it is budgeted that 10% of finished work will be scrapped। अगर आप लोग कह रहे हैं कि 792 हमने बनाने हैं, सपोज करते हैं आपने कहा 792, ठीक है, इससे कितने परसेंट स्क्रैप हो जाएंगे बेटा? 10%। ये स्क्रैप हो जाएंगे, तो स्क्रैप कितने हो गए? 79.2। अगर 79.2 स्क्रैप हो गए, ठीक है, तो बाकी कितने बचेंगे? 712.8, जबकि हमें चाहिए कितने? 720। अगर मैं आपकी बात मान लूं कि 792 बनाएं, अच्छा जी, अब जैन साहब का आंसर आया है 864। चलो जैन की बात मानते हैं भाई। जैन ने कहा 864। अगर 864 बनाएंगे जैन, फिर क्या होगा? 10% ही लॉस होने ना। तो ये कितने लॉस हो गए? 86.4। अब कितने बचेंगे? ये तो बच गए 777.6। हमें तो चाहिए 720। जी बेटा, कोई और? शाबाश। जमील मुमताज साहब आपने भी आंसर सही दिया, तनवीर साकिब साहब ने भी आंसर सही दिया, उमैर खान साहब ने भी आंसर सही दिया है, लेकिन बताएं कैसे निकाला आंसर ये भी तो बताएं। और अगर आप वॉइस से बताना चाहते हैं तो मैं आपको अनब्लॉक करके आप वॉइस के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे जमील मुमताज साहब, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं क्लास में आपको ऐड ऑन करता हूँ। शाबाश, गुड। तो बेटा हम ये करेंगे कि हमारे पास
एक प्रोडक्शन होगी, ठीक है, से हम सपोज कर लेते हैं x, इसका 10% क्या हो जाते हैं स्क्रैप, ठीक है बेटा, इस x का 10% क्या हो जाते हैं स्क्रैप, तो फिर बाकी गुड यूनिट्स कितने होंगे, दैट इज 90%। ये यूनिट्स है हमारे, 10% क्या होते हैं स्क्रैप और 90% रहते हैं गुड यूनिट्स। तो बेटा ये जो 720 है ना, दिस इज 90%, क्योंकि ये हमें चाहिए। तो अगर हमने इसका 100% निकालना हो तो दिस डिवाइड बाय दिस 800। तो अगर हम 800 यूनिट्स बना लेंगे बेटा, ठीक है, कितने 800, तो आप देखें जरा कि 10% इसमें से लॉस हो गए 80, बाकी कितने बचे 720, और 720 ही हमें चाहिए। तो हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी 800 यूनिट्स की। कितनी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी बेटा 800 यूनिट्स की, क्योंकि 10% उसमें से क्या हो जाएंगे लॉस्ट, और हमें कितने परसेंट बाकी यूनिट्स आ जाएंगे 90%, दैट इज 720। इसमें आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। अच्छा बेटा, हम जो अभी तक बातें की हैं दोबारा करते हैं। सेल्स हैं हमारी 700, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है 70, तो टोटल हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए 770। ऑलरेडी हमारे पास 50 अवेलेबल हैं, तो डिजायर्ड फिनिश गुड्स हमें चाहिए 720। लेकिन होता क्या है, द गुड्स आर एक्सपेक्टेड ओनली व्हेन प्रोडक्शन वर्क इज कंप्लीटेड, ठीक है, the goods are expected only when production work is completed and is budgeted that 10% of finished work will be scrapped। क्या स्क्रैप होगा बेटा 10% ऑफ फिनिश्ड वर्क, 10% ऑफ फिनिश्ड वर्क। अब फिनिश वर्क कब होता है बेटा, जब प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। प्रोडक्शन कंप्लीट हो गए, हमारे 10% यूनिट्स ज़ाया हो जाएंगे, तो हमें कितने परसेंट यूनिट सही मिलेंगे 90%। ओके, ये बात समझ आ गई। तो 90% हमें सही यूनिट चाहिए, 10% हो रहे हैं लॉस्ट। तो ये हमें अपनी सेल को मीट करने के लिए, अपनी फिनिश गुड्स इन्वेंटरी को मेंटेन करने के लिए कितने यूनिट्स चाहिए होंगे बेटा 720, जो कि होंगे प्रोडक्शन का 90%, क्योंकि 10% क्या हो जाती है लॉस हो जाती है। तो हम 720 को डिवाइड कर देंगे 90 से, क्योंकि ये खुद 90% है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब हम ये काम करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें पता लग गया कि हमें 800 यूनिट बनाने, क्योंकि जब 800 यूनिट बनेंगे तो उसमें से 10% हो जाएंगे लॉस्ट, तो बाकी कितने रह जाएंगे बेटा 90%, वो होंगे गुड यूनिट्स, और हमें यहाँ पे गुड यूनिट्स ही चाहिए। आप समझ आ गई बात। चलो शाबाश। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट क्यू is 3 hours. The standard direct labor hour content of product Q is 3 hours. The budgeted productivity ratio for direct labor is only 80%.
which means that labor is only working at 80% efficiency. बाकी 20% टाइम जो है ना बेटा उनका आइडल रहता है. ठीक है, क्या रहता है? आइडल. अच्छा जी. The company employs 18 direct operatives who are expected to average 144 working hours each in period 3. हमने 18 डायरेक्ट ऑपरेटर्स रखे हुए हैं जो कि 144 आवर्स काम करेंगे इन पीरियड 3, और ये हमारा पीरियड 3 से मुतल्लिक काम है. ए में पूछ रहे हैं प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट, जो कि हमने यहाँ बना लिया है अभी, और ये लिखा हुआ भी है 800 यूनिट्स, और इसके नोट भी उन्होंने एक्सप्लेन किया बेटा. नोट दैट द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इज 100 डिवाइड बाय 90, नॉट 110 डिवाइड बाय 100. जैसे किसी एक बच्चे ने कहा था कि हम इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. आ जाओ, क्लास ले रहा हूँ, तो बात करनी. आ जाओ, एक बेटा होल्ड करना. जी बेटा, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई प्रोडक्शन बजट. जी जी मुमताज साहब, इंशाल्लाह. सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ डायरेक्ट लेबर बजट. तो सिंस द वेस्ट इज assumed टू बी टोटल 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, नॉट 10% ऑफ गुड प्रोडक्शन. वेस्ट जो हो रही है ना बेटा, वो हो रही है टोटल प्रोडक्शन की, ना के गुड प्रोडक्शन की. अगर गुड प्रोडक्शन की होती तो हम 720 के साथ 10% कर सकते थे, यहाँ पे नहीं किया. अब आते हैं डायरेक्ट लेबर बजट. स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने हैं बेटा? 3. हमने कितने यूनिट बनाने? 800. 800 इंटू 3 कितने हो गए? 2400 आवर्स. प्रोडक्टिविटी रेशियो कितनी है? 80%. इसका मतलब है कि 2400 आवर्स तो हमें चाहिए प्रोडक्टिव, तो 20% क्या है? नॉन प्रोडक्टिव. तो ये 2400 अगेन 80% है. तो इसका अगर हमने 100% मालूम करना है तो 2400 को हम डिवाइड करेंगे 80 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 3000 आवर्स. 3000 आवर्स. अभी यहाँ पे भी बता देता हूँ दोबारा. कि आपने कितनी प्रोडक्शन करनी है बेटा? 800. जी है ना, 800 की प्रोडक्शन करनी है. तो 800 के लिए हमें आर चाहिए 2400. ओके. अब ये जो लेबर आवर्स हैं, दिस इज इक्वल टू 80%, क्योंकि अभी आप 80% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं. तो आपको टोटल जो लेबर एम्प्लॉय करने पड़ेंगे दैट इज फॉर 3000 आवर्स. क्योंकि 3000 आवर्स में से बेटा 20% तो वो टाइम जाया कर देंगे. ठीक है, 20% टाइम तो वो जाया कर देंगे इन आइडल टाइम. इन आइडल टाइम. तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट, ये हो गया 3000 माइनस 600, रिमेनिंग इज प्रोडक्टिव टाइम. हमें लेबर आवर्स कितने के लिए इंगेज करना पड़ेगा लेबर को? फॉर 3000 आवर्स. कितने के लिए इंगेज करना पड़ेगा बेटा? 3000 आवर्स. और थर्ड है कमेंट ऑन द प्रॉब्लम दैट योर डायरेक्ट लेबर बजट रिवील्स एंड सजेस्ट हाउ दिस प्रॉब्लम माइट बी ओवरकम. आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है. If we look at the direct labor budget against the information provided, we identify the problem. Budget hours available कितने बेटा? हमारे पास 18 ऑपरेटिव्स थे और वो 144 आवर्स काम करेंगे. तो कितने आवर्स बन गए? 2592. हमें एक्चुअल आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं? 3000. शॉर्टफॉल इन लेबर आवर्स कितना आ गया? 408.
तो ड्राफ्ट बजट इंडिकेट्स दैट देयर विल नॉट बी एनफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स। टू मीट द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट लेबर आवर्स पूरे नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस द क्लोजिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट बिलो 70 यूनिट्स, दिस वुड रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स रिक्वायर्ड। अभी हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री रखी हुई थी 70, अगर हम कम कर देंगे से इस 70 की जगह हम कर दें 20, 670 आ गया। अब हमें कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे? 670 डिवाइड बाय 90%, हमें यूनिट बनाने पड़ेंगे 744। ठीक है, 744 जब यूनिट्स बनाने पड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 744, और यहाँ पे भी हो जाएगा 744 इंटू 3, 2232। ओके, कितने आवर्स चाहिए? अब 2232 आवर्स जो हैं उनको हम क्या कर देंगे? ग्रॉस अप, और हमने वो ग्रॉस अप किया तो वो बन गए हैं 2790 आवर्स। और आपके पास आवर्स अवेलेबल कितने थे? 2592। अभी भी आपके आवर्स कम आ रहे हैं। ठीक है, 2592 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, स्टिल शॉर्टफॉल है दिस 198 यूनिट्स का, 198 आवर्स का। ठीक है, हम इसको और भी जाके एड्रेस कर लेते हैं। क्या एड्रेस करते हैं हम क्लोजिंग इन्वेंट्री करते हैं 0। ठीक है बेटा, कितनी हो गई? 0 हो गई। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 722 इंटू 3। अभी भी 116 घंटों का आइडल टाइम आ रहा है, वो शॉर्टेज आ रही है। Persuade the worker force to do some overtime working, perhaps recruit more direct labor if long-term prospects are for higher production volumes, improve the productivity ratio, so reduce the number of hours required to produce the output. If possible, reduce the wastage rate below 10%। ठीक है ना? अभी वेस्टेज हमारी कितनी हो रही थी? 10% हो रही थी। हम इस वेस्टेज को कम करें तो जब भी इम्प्रूव हो सकता है। प्रोडक्टिविटी रेशो को इम्प्रूव करें, लेबरों के वो नए लेबर हायर कर लें, हम लेबर को कहें ओवर टाइम में काम करो, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया? आगे चलें। ठीक है बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? कल फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन उमैर आप कह रहे थे या यासिर कह रहा था? कौन कह रहा था फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन करना है? बता दें कौन सा क्वेश्चन करना है। मार्च 11 का क्वेश्चन 5। जी, ये बेटा हमने पहले किया हुआ भी है, भारत, चलो फिर कर लेते हैं। The management of a company decided to prepare a flexible factory overhead budget from 80 to 100% capacity levels with 50,000 hours at 100% capacity. Following data are available for factory overhead. Annual fixed overheads हैं, that is variable overheads. For determining the fixed amount and variable rate on the basis of high and low point method, data of semi-variable expenses for the last 5 years is given below. तो बेटा ये आपको दे दिया गया फिक्स्ड और ये दे दिया गया वेरिएबल। अब यहाँ पे आ रहा है सेमी वेरिएबल। डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, हीट लाइट एंड पावर है, इंस्पेक्शन एंड अदर्स है। ठीक है, अच्छा जी। रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट फॉर द ईयर एट 80%, 90% एंड 100% कैपेसिटी लेवल्स। तो कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन? आए देख लेते हैं। आपने बनाना है एट 80%,
90% and 100%. ठीक है, दिस इज द कैपेसिटी लेवल. ओके जी, ठीक है बेटा. अच्छा जी, ये कैपेसिटी आ गई बेटा. तो अब हमारे आर्स कितने होंगे? हमें यहाँ बताया गया है आर्स कहाँ पे बताए गए हैं? $50,000. ठीक है, कितने बेटा? 50,000 आवर्स. कब है? 100% कैपेसिटी पे. यहाँ पे आ गए 50,000. ओके, तो बेटा 90% आवर्स कितने बनेंगे? 45,000. एंड लाइक वाइज 80% आवर्स कितने बनेंगे? 40,000. एग्रीड? शाबाश. जब यहाँ तक बात समझ आ गई तो हमारा काम आधे से ज़्यादा आसान हो चुका है. वो क्या? हम यहाँ पे जाके लिखेंगे पहले फिक्स एक्सपेंसेस, फिर लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस. ठीक है, फिक्स कौन कौन से हैं हमारे पास? फिक्स एंड सैलरीज, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन. इंश्योरेंस एंड डेप्रिसिएशन. ठीक है बेटा. वेरिएबल में कौन कौन से हैं? सप्लाईज, इनडायरेक्ट लेबर, प्लस डायरेक्ट लेबर. बेटा ओवरहेड्स में आती है. देखो क्वेश्चन क्या था, मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी डिसाइडेड टू प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट. अभी फैक्ट्री ओवरहेड बजट है, ये डायरेक्ट लेबर का बजट नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर हम इसमें नहीं लेंगे. फिर लेंगे बोनस एंड अदर बेनिफिट्स. ओके. अच्छा जी, फिर बेटा क्या है? हीट, लाइट एंड पावर, इंस्पेक्शन एंड अदर्स. अब इसका बेटा हमें जाके यूज करना पड़ेगा हाई एंड लो पॉइंट मेथड. ये ऊपर लिखा हुआ भी है उन्होंने, ऑन द बेसिस ऑफ हाई एंड लो पॉइंट मेथड. इसका मतलब है हीट, लाइट, पावर के फिक्स चार्जेस भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे. इसी तरह इंस्पेक्शन के भी फिक्स चार्जेस भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे. और इसी तरह अदर के भी फिक्स चार्जेस भी होंगे और वेरिएबल भी होंगे. ओके, तो हम यहाँ पे इनकी हेडिंग डाल लेते हैं, हीट, लाइट एंड पावर. अच्छा जी, फिर क्या है बेटा? इंस्पेक्शन, और फिर है अदर्स. अब बेटा ये जो तीनों है ना, इनका कुछ फिक्स पार्ट भी होगा क्योंकि ये सेमी वेरिएबल है, और कुछ इनका वेरिएबल पार्ट भी होगा. ओके, गुड हो गए यहाँ तक. आए आप फिक्स एक्सपेंसेस लिखते हैं. फिक्स कितने हैं बेटा? 3.6 मिलियन. वो हर लेवल पे सेम रहेंगे बेटा, 3.6 मिलियन. ओके, फिर आ गए 2.4 मिलियन. फिर आ गए 300,000. फिर है 900,000. बेटा ये जो है ना, ये आप 80% कैपेसिटी पे काम करें, 90 पे करें या 100 पे करें, दे विल रिमेन सेम. ओके, क्योंकि ये क्या है, ये फिक्स्ड हैं. आप 0% कैपेसिटी पे भी काम कर रहे होंगे तो आपने ये सैलरीज वगैरह देनी है.
आपने एम्प्लॉइज को रखा हुआ है, ठीक है, उनको सैलरी देनी है, तो ये हमारे पास ये आ गए। अब आते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है बेटा? सप्लाईज 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर, ये हैं आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, तो यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे आ गए। फिर है बेटा 45 पर डायरेक्ट लेबर आवर, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। और ये है 45, तो 45 पर डायरेक्ट लेबर आ गया। ओके, इसके बाद है बोनस एंड अदर बेनिफिट्स विच इज 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब हमें इसके लिए डायरेक्ट लेबर भी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, फिर जाके हम निकालेंगे बोनस। और जो बोनस होता है ना बेटा, वो पार्ट है फैक्ट्री ओवरहेड का, बेशक आप डायरेक्ट लेबर को दे रहे हो या इनडायरेक्ट लेबर को दे रहे हो, दैट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी है वो इस बात को समझ रहे हो। अब हमने बोनस निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए पहले डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर कितनी है बेटा? दैट इज 750 पर आवर, 750 पर आवर, ये हमारे आवर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 750 से, तो ये हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ गई एट 80% कैपेसिटी। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी एट 90% कैपेसिटी, और इसी तरह हमारे पास लेबर आ जाएगी एट 100% कैपेसिटी। ठीक है बेटा, 45,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 750 से, और इसी तरह ये हमारे पास लेबर आ गई एट 100% कैपेसिटी। दिस इज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड दिस इज द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हमें बोनस कितना देना है बेटा? 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो हम 20% निकाल लेंगे किसका? दिस प्लस दिस। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 6360,000। ओके, इसी तरह हम 20% ले लेंगे, और इधर भी और इधर भी, तो ये हमारे पास बोनस की फिगर आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा तो बताएं। ओके, अब आते हैं बेटा हाई एंड लो पॉइंट पे। हाईएस्ट लेबर आवर्स कहां पे हैं? 2010 में। लोएस्ट लेबर आवर्स कहां पे हैं? 2007 में। ठीक है, तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड क्या कहता है? कि आप एक वैल्यू मालूम करेंगे हाई, और एक मालूम करेंगे लो। ठीक है, एक इस पे रख लेंगे आर्स, इस पे रख लेंगे कॉस्ट, इस पे रख लेंगे डिफरेंस। ठीक है, तो हाई सबसे ज्यादा आर्स कहाँ थे? 50,000 आर्स। ठीक है बेटा, और लोएस्ट आर्स का कितने हैं? 40,000। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे चेंज। क्लियर? अब हमारे पास तीन किस्म की कॉस्ट हैं, हीट, लाइट एंड पावर, इंस्पेक्शन एंड अदर्स। हम इन तीनों को यहाँ लिंक लगा लेते हैं।
अच्छा बेटा, इस पे कॉस्ट है 50,000, जब था ना 170,000, 170,000, और जब 40,000 है तो कॉस्ट है 140,000। तो चेंज कितना आया बेटा? 30,000। इसी तरह देखते हैं इंस्पेक्शन को। इंस्पेक्शन की कॉस्ट है 50,000 पे 1020 इन थाउजेंड्स है, और ये आ जाएगी 900,000। ओके, इसी तरह निकालते हैं अदर की। अदर की कॉस्ट है बेटा 890, और यहाँ पे आ गई 750। तो आपको बेटा ये पता लग रहा है कि चेंज इन आर से कितनी कितनी कॉस्ट चेंज हो रही है। ओके, तो चेंज जो आती है बेटा किस वजह से आती है? वेरिएबिलिटी की वजह से, कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है बेटा, कैसे निकली है? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आवर्स, ये इस तरीके से निकली। चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आवर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है ना वो आवर्स हैं। ओके, ये हमने अप्लाई करके निकाल ली। अच्छा बेटा, अब इसके अगर हम देखना चाहें इसके अंदर फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, जब ये थे 50,000 आवर्स, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है पर आवर? 3। तो 150,000 तो हो गई वेरिएबल, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 20। ओके, लाइकवाइज हेयर 50,000 into 12 दिस मच, और इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगी 420, और यहाँ पे आ जाएगी 50,000 into 14, तो 190,000 फिक्स कॉस्ट। तो बेटा इस तरह आपको पता लग गया है कि तीनों की फिक्स कॉस्ट कितनी है और तीनों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। ओके, इसको आपको पता लग गया फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो यही आप कॉपी कर लोगे। इस सारे लेवल की फिक्स कॉस्ट आपके सामने आ गई। This is a fixed cost at 80% level. This fixed cost at 90% level. This is fixed cost at 100% level. और सारे लेवलों पे फिक्स कॉस्ट जो है ना बेटा वो सेम रहेगी। ओके, अब हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल कितने बेटा? ये 40,000 आवर्स हैं। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हीट लाइट के लिए 3 से। ठीक है बेटा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 के साथ। और यही हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 40,000 into 12, ये डॉलर का साइन डालते हैं तो फ्रीज हो जाता है। ये आ गया। लाइकवाइज अब इसका भी आप सम ले सकते हैं।
तो बेटा ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, और अगर हम इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये हमें टोटल में मिल गया। हमसे रिक्वायर्ड क्या था, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट फॉर द ईयर एट 80%, 90% एंड 100% कैपेसिटी लेवल्स। तो ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, और आपके कितने नंबर आ चुके हैं अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया होता? 17 मार्क्स आपके इसी से मिल गए। इस पे कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका बेटा। उसमें वो ये कह रहे हैं, कंप्यूट वेरिएबल फिक्स एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स फॉर ईच कैपेसिटी लेवल्स। रेट्स भी निकालने हैं हमने। दिस डिवाइड बाय दिस। तो बेटा ये रेट्स निकल आएंगे किसके? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के। ठीक है बेटा, किसके निकल आएंगे? फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकल आए, क्योंकि हमने पर आर रेट निकालना है। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये वेरिएबल के रेट निकल आएंगे। और अगर टोटल के निकालने हैं तो दिस डिवाइड बाय दिस, ये टोटल का रेट निकल आएगा। उसने कहा है आपसे क्या? कंप्यूट वेरिएबल फिक्स एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट फॉर ईच कैपेसिटी लेवल। तो ये हमारे पास हर कैपेसिटी का रेट निकला है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं वरना आगे चलते हैं। गुड, शाबाश। ठीक है जमील मुमताज साहब, आपका जो क्वेश्चन है आप मुझसे पूछते जाएं, मैं आपको एड्रेस करते जाता हूँ। तो जो चीज़ें मुझे बजट की इंपॉर्टेंट लगती है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ। आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछें, और अगर वॉइस मैसेज पूछना है तो वो भी हाजिर हूँ मैं, आपको मैं अनलॉक कर दूंगा। उमर खान साहब, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप रुके, मैं आपके साथ ना आपको अलाउ करता हूँ, आप क्वेश्चन अपना खुद पूछें। जी उमर साहब, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, आप बात करें। ओ सॉरी। उमर साहब कहाँ गए? जी उमर, आप बात करें, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सर आ रही है आपको आवाज? जी जी। सर मैं ये कह रहा था जैसे फ्लेक्सिबल बजट तो उस पर बनता है ना कि हमारे पास कैपेसिटी एक्चुअल होती है और बकाया जो पर यूनिट जो बेसिस होती हैं हमारी वो ओरिजिनल बजट की होती हैं। ठीक है, अच्छा सुने आप मेरी बात। ठीक है, यस। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि वो आपसे कह रहा है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल फैक्ट्री ओवरहेड बजट फॉर द ईयर एट 80, 90 एंड 100% कैपेसिटी लेवल्स। साथ में ये कह सकता था वो कि हमने से अ, कि हमने एक्चुअली ना 42,000 आवर्स काम किया है। 42,000 आवर्स काम किया है, इसके लिए आप बताएं बजट क्या होगा? तो बेटा बजट तो यही रहेगा सेम, फिक्स का फिक्स एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, और वेरिएबल के लिए क्या होगा? जो हमने अभी यहाँ पे चीज अप्लाई की हुई है, ठीक है, तो क्या अप्लाई की हुई है उसको यहाँ ले आते हैं। ये वेरिएबल का बन गया, ठीक है।
और अगर रेट भी निकालने होंगे तो रेट भी उसके निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको देखो। अच्छा ठीक है, लेबर के लिए हमने यहाँ सेट करना पड़ेगा। लेबर की कॉस्ट आएगी कितनी, 750 थी ना। हाँ, तो ये आ जाएगी 31.5 लेबर की, ये बन जाएगी। ठीक है, लेबर की। हाँ बेटा, अब ये भी सेट हो गया, इसको भी सेट कर लेते हैं। जी उमैर खान, ये अब एक्चुअल इतने आवर्स काम हुआ है, दिस इज एक्चुअल। तो आपका जो कंसर्न है, आई थिंक वो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूं, और आपको दोबारा मैं अलाउ करता हूं कि आप बात कर सकते हैं। उमैर खान साहब, आप बात करना चाहते हैं? जी उमैर, आपको आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है या कोई भी स्टिल डाउट है? Q&A के थ्रू बता दें। जी बेटा, हमने कैसे अप्लाई किया है? हमने ऐसे ही अप्लाई किया बेटा कि फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी हर लेवल पे, 0 यूनिट्स हो, जितने ज़्यादा यूनिट्स हो। और वेरिएबल का रेट हमें पता लग चुका है। ठीक है, हमें कैसे पता लग चुका है? ऐसे पता लग चुका है कि 3 पर है डायरेक्ट लेबर आर, 12 पर डायरेक्ट लेबर आर, 14 पर डायरेक्ट लेबर आर। और जो स्ट्रिक्टली वेरिएबल थे उसका हमें बता दिया था। सप्लाईज थी 10 पर डायरेक्ट लेबर आर, इनडायरेक्ट लेबर थी 45 पर डायरेक्ट लेबर आर, और बोनस एंड अदर बेनिफिट से 20% ऑफ टोटल डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ओके जी उमैर साहब, अभी भी आपका एड्रेस हुआ? चलो ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब बेटा हम आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज नवंबर 2019। जी जमील मुमताज साहब, मैं आपको आंसर करता हूं अभी। बेटा ये क्वेश्चन है नवंबर 2019 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑफ 26 मिनट्स एंड 14 मार्क्स। आपसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? बीइंग द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ Ralph Limited, prepare the following budgets for the second quarter of financial year 2019 and 20। आपने बजट बनाना है सिर्फ क्वार्टर का, ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 19 एंड 20। पूरे साल का नहीं बना देना बेटा। क्या क्या बनाने हैं? प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट, डायरेक्ट लेबर आवर्स बजट शोइंग टोटल ओवर टाइम आवर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन आए जरा देख लेते हैं इसमें क्या डाटा अवेलेबल है। Ralph Limited manufactures two products, X and Y, which require same raw materials and single grade of labor for production. Below is an extract of the relevant workings carried out for the second quarter's budget of financial year 2019 and 20। प्रोडक्ट्स आ गई X और Y, बजटेड सेल्स आ गई, बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट आ गई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर केजी आ गई, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट आ गए, बजटेड वेज रेट पर आवर आ गया। There are 1200 laborers employed in the production process. A labor will become eligible for an overtime premium of 50% on wage rate if he averagely working 8 hours per day। ठीक है, अगर एवरेज वो 8 आवर्स पर डे काम करेंगे और उससे ऊपर वो गए तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा।
The target efficiency ratio for the productive workers worked by direct laborers in manufacturing the product is 80%. In addition, the non-productive downtime is budgeted at 20% of the productive hours worked. This is the non-productive downtime. एक तो वैसी उनकी एफिशिएंसी 80% है, इसके अलावा हमने नॉन प्रोडक्टिव टाइम यानी कि आइडल टाइम रखा हुआ है 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड. The company operates for 12 weeks in a budget quarter, having 5 working days per week, and it is expected that the sales and production will occur evenly throughout the quarter. अब साल में तो बेटा होते हैं 52 weeks, लेकिन ये एक क्वार्टर में 12 weeks पे काम कर रहे हैं. 12 into 4 it means 48 weeks ये साल में काम करते हैं. Following is the estimated stock at the beginning of the second quarter. Product X का इतना स्टॉक अवेलेबल है, प्रोडक्ट Y का इतना स्टॉक अवेलेबल है, और जो रॉ मटेरियल ये पुट इन करते हैं वो इनके पास अवेलेबल है 13,500. On the recommendation of the stock department, a provision of 700 units of product X and 1,400 units of product Y is required to be created against any spoiled items kept at the company's store. तो प्रोडक्ट X के हमें चाहिए 700. जी बेटा आईसीएम में गई. On the recommendation of the stock department, a provision of 700 units of product X and 1,400 units of product Y is required to be created against any spoiled item kept at the company's store. The targeted closing stock expressed in terms of anticipated activity during the second quarter are as follows. ये closing stock के मुताबिक information दी जा रही है. प्रोडक्ट X के लिए आपने रखना है 20 दिनों का स्टॉक. प्रोडक्ट Y के लिए रखना है आपने 25 दिनों का स्टॉक, और रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आपकी है 15 डेज का स्टॉक. ठीक है. The finished goods are expected only when production work is completed, and it is budgeted that 10% of the finished goods will be scrapped. जिस तरह का बेटा हमने ये क्वेश्चन अभी सीमा P1 में देखा था, तो कई चीजें उससे ही मिलती जुलती इस क्वेश्चन में आ रही. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम आईसीएम में विंटर 2019, यानी कि ये नवंबर 2019 में एग्जाम हुआ था. ठीक है, 14 मार्क्स का है. आए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. दिस इज सॉल्यूशन. प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्ट X है और प्रोडक्ट Y. सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है बेटा? प्रोडक्शन बजट. ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है जमीन साहब. टफ काम करेंगे तो आपसे आसान काम होंगे ना. अच्छा जी, सेल्स कितनी है हमारी 60 डेज की बेटा? 48,000 एंड 60,000. ये कहाँ पे दी गई है? ये दी गई है 48,000 एंड 60,000. ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना रखना है? 16,000 एंड 25,000. अब ये कैसे आया? इसके नीचे ये वर्किंग की गई है. हमारे पास बेटा है 12 वीक्स और 5 डेज. टोटल कितने दिन हो गए? 60 डेज. ओके, हमने स्टॉक कितने दिन का रखना है? 20 डेज का. यहाँ पे बताया गया है. इससे आपका वर्किंग कैपिटल भी जरा कंफर्टेबल हो जाएगा. प्रोडक्ट X के लिए आपने स्टॉक रखना है 20 डेज का. ठीक है, तो 48,000 यूनिट्स हमारी सेल है कितने दिनों की बेटा? 60 डेज की. ओके, क्योंकि 12 वीक्स हैं इनटू 5 डेज, 60 डेज बन गए. तो जब हम 48,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन की सेल आ जाएगी. मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20 डेज, दैट इज 16,000 यूनिट्स हमें चाहिए हैं क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे ऑफ प्रोडक्ट X. लाइकवाइज प्रोडक्ट Y के लिए हमें चाहिए 25 डेज का स्टॉक. तो 60 डेज की सेल है 60,000 यूनिट्स. ठीक है, 60,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 25,000 यूनिट्स हमें चाहिए डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक. बिसाइड इट उन्होंने बताया हुआ था बेटा हमें कि 700 यूनिट हमने रखने हैं प्रोडक्ट X के, और 1,400 यूनिट्स रखते हैं हमने प्रोडक्ट Y के
ठीक है, क्यों? ताकि कहीं कोई स्पॉइलेज ना आ जाए, तो ये भी स्टॉक हमें मेंटेन करना है। इन सबको जमा किया तो ये बेटा बन गए 64,700 और ये बन गए 86,400 और ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है, दैट इज 17,200 at the beginning of second quarter and 33,520. तो 17,200 and 33,520, तो ये आ गई बेटा हमारे सामने बजटेड प्रोडक्शन। क्या आ गई है? बजटेड प्रोडक्शन। जिशान साहब, ये क्वेश्चन में दिया गया है 700। ये रहा 700 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इतना हमने on the recommendation of the stock department a provision of 700 units of product X and 1400 units of product Y is required to be created against any spoilage items kept at the store. Okay. क्लियर? अच्छा जी बेटा, अब क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गई बजटेड प्रोडक्शन और हमने यहाँ पे देखा है कि हमारी वेस्टेज कितनी है, 10%। ठीक है बेटा, कितने परसेंट वेस्टेज है? 10%। जिस तरह आज हमने देखा भी है सीमा की बुक में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 90 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट एक्स की डिजायर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, लाइक वाइज 52,880 को हम डिवाइड करेंगे 90 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज हमसे जो रिक्वायर्ड था प्रोडक्शन बजट, और इसके हैं बेटा 5 मार्क्स। तो प्रोडक्शन बजट में कोई कंसर्न अगर आपका है तो प्लीज बताएं। ये जो पॉइंट आज हमने समझा है उससे आपको ये बात समझ आ गई होगी, और यहाँ से हमने जिस तरह वर्किंग कैपिटल में यूज करते हैं ना चीजें, ये वर्किंग कैपिटल की चीजें इस्तेमाल कर ली। सेकेंड रिक्वायरमेंट है मटेरियल परचेजेस बजट, दैट इज टोटल मटेरियल परचेज हमने जो करना है। ओके, बेसिस की अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? $47,500 को आप डिवाइड कर देंगे 90% से, क्योंकि 10% वेस्टेज है। इसी तरह 52,880 को डिवाइड कर देंगे 90% से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं परचेज बजट। प्रोडक्शन आपने करनी है 52,778, ये भी हमने यहाँ निकाल ली है। ठीक है बेटा, अभी आपने देख लिया कि हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है 52,778, ये आ रही थी एक्स की, और इसी तरह आ रही थी वाई की। फिर हमें बताया गया था कि एक्स के लिए हमारे पर केजी कितना लगेगा और वाई पे पर केजी कितना लगेगा, ये यहाँ पे बताया गया। 7 kg पर यूनिट एक्स का लगते हैं, 5 kg पर यूनिट वाई पे लगते हैं। तो 7 और 5 इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो बेटा टोटल मटेरियल कंजम्पशन आ गई। ओके, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, टोटल ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास अवेलेबल है 13,500, तो हमारे पास मटेरियल टू बी परचेज आ जाएगा 815,528। और अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो एक यूनिट आता है बेटा कितने का? 180 का। ये प्राइस बताई गई है कि 180 पर केजी प्राइस है।
ओके, तो ओपनिंग रॉ मटेरियल हमें दिया गया था 13,500, हमने ये ओपनिंग 13,500 लिख दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया होगा? क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी वही तरीकाकार किया जो अभी हमने किया था एक्स और वाई के लिए। टोटल मटेरियल कंजम्पशन बेटा हमारी कितनी बन रही है? 663 टू 222 डिवाइड कर देंगे 60 से, और हमने 50 डेज का स्टॉक रखना है, तो ये 165,806 हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से हमारे पास मटेरियल परचेज बजट भी कवर हो गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। मटेरियल परचेज बजट, टोटल अमाउंट, टोटल मटेरियल परचेज। तो ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है। इसमें कोई बात पूछनी है तो प्लीज बता दें। जी बेटा। एनी क्वेश्चन या कोई समझ नहीं आ रही बात जब भी बता दें। मैं रिपीट करनी है रिपीट कर देता हूँ, या लेक्चर सुन लीजिएगा आप दोबारा। गुड, वेरी गुड। जमील साहब को समझ आ जाए ना तो समझो सबको समझ आ गया। क्यों जमील साहब? अच्छा जी, थर्ड पार्ट, डायरेक्ट लेबर आवर बजट शोइंग टोटल ओवर टाइम आवर्स रिक्वायर्ड। ये भी आप आपको समझ आ जाएगा क्योंकि हमने अभी लेबर से मुतल्लिक ही बात की थी। डायरेक्ट लेबर आवर बजट, इसमें देख लेते हैं बेटा। माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। इस तरह मेहनत करते रहो जमील। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर आवर बजट है कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रोडक्शन। आपने बेटा इतनी प्रोडक्शन करनी थी एक्स और वाई की। ये स्टैंडर्ड आवर्स हमें पता है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 4। कहाँ पे बताए गए हैं? यहाँ पे बताए गए हैं 5 एंड 4। तो 5 एंड 4 हो गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इतने आवर्स बन गए। ठीक है, अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन आ गए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन एट टारगेटेड एफिशिएंसी रेशो। बेटा हमारी एफिशिएंसी रेशो क्या थी? 80%। तो हम क्या करेंगे? 498 911 को डिवाइड कर देंगे 80% से, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 623 639। ओके, फिर क्या था बेटा? जो ये प्रोडक्टिव आवर्स आ गए ना हमारे पास, इसका लेना है 20%। तो इसका हम ले लेंगे 20%, दैट इज नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, जब लेबर फारिग बैठी रहती है, आइडल बैठी रहती है। अब टोटल आवर्स हमारे इन दोनों को मिलाकर आ जाएंगे 748। ओके, हमारे पास बेटा वर्कर्स थे 1200 वर्कर्स, 12 वीक्स, 5 डेज और 8 आवर्स। इसके साथ जब हमने सब को सॉल्व किया तो बनते हैं 576,000 आवर्स। ठीक है, अब ये कहाँ से हमने सब कुछ मालूम किया? देयर आर 1200 लेबर्स एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। A labor will become eligible for an overtime premium 50% on wage rate if he averages working 8 hours per day. तो 8 hours per day हो गया। इसके अलावा 5 वर्किंग डेज थे और 12 वीक्स थे। तो ये सारी वर्किंग हुई 1200 आवर्स, 1200 वर्कर्स इंटू 12 वीक्स इंटू 5 डेज इंटू 8 आवर्स। तो ये इनके आगे नॉर्मल लेबर आवर्स। तो ओवर टाइम कितना करना पड़ेगा बेटा उनको? 172,367 आवर्स जो है ना उनको ओवर टाइम करना पड़ेगा। जब इतना ओवर टाइम करना पड़ेगा तो उनकी तनख्वाह कितनी बनेगी? हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेशन इसकी की है कि नहीं की? चलो, उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की है, लेकिन अगर आपने इसकी तनख्वाह निकालनी है तो हम उसकी तनख्वाह निकाल लेंगे। हमसे यहाँ क्या कहा गया था?
डायरेक्ट लेबर आर का बजट बताएं, शोइंग टोटल ओवर टाइम आवर्स रिक्वायर्ड, सिर्फ उन्होंने यहाँ तक बात की। तो अगर हमने इसकी सैलरी पे निकालनी होगी तो वो निकाल सकते हैं। इन 576,000 आवर्स की ना बेटा आप सैलरी पे करेंगे एट द रेट ऑफ 80 पर आवर है, ठीक है। तो 576,000 आवर्स की सैलरी पे करेंगे आप एट द रेट ऑफ 80, और ये 172,367 जो आवर्स हैं इनकी सैलरी पे करेंगे एट द रेट ऑफ 120, एट द रेट ऑफ 120, क्योंकि 50% आपने देना है उसको ओवर टाइम। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को। दिस इज नवंबर 2019 और इसके हमने तीनों रिक्वायरमेंट्स कर ली। अब लेते हैं हम नमाज की ब्रेक और इसके बाद आते हैं और एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, दैट इज ऑफ अगस्त 2019 का भी है। इसके अलावा और भी अगर आपको क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी देख लेंगे। तो अभी लेते हैं नमाज की ब्रेक, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा। दिस इज स्प्रिंग 2019, क्वेश्चन नंबर 5। स्प्रिंग 2019, ये अगस्त 2019 का पेपर है। ऑलमोस्ट ईयर अगो ये आया था, मैनेजमेंट मैनेजरियल लेवल 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बेटा, इसके 26 मिनट्स आपको अलाउ हैं, यानी कि सजेस्टेड टाइम है, प्रपोज टाइम है, और 14 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड है इसमें, फिर एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एमएफ एंटरप्राइजेस यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज फॉर कॉस्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the next year using marginal costing approach. Okay. MF Enterprises is a family business led by Mr. Iqbal. The company is engaged in manufacturing of two products, X and Y. As the company has progressed in recent years, Mr. Iqbal felt the need for planning and controlling of the business. The chief accountant of the company has provided the following last year financial data for forecasting purposes: direct material, direct labor, fixed overhead, total cost, products X and Y, hours required per unit, number of units produced and sold, additional information. Sales for the company is expected to be 5.5 million. Selling price per unit of both products will remain the same. Each unit of both products uses 2.4 kg of same raw material, but 10% of all raw material is wasted in the process of manufacturing products Y and 4% for product X. The price of raw material has remained same for last many years. However, the supplier has indicated that it will increase by 10% for forthcoming year. Direct labor per hour is expected to be increased by 15%. 40% of production overheads are fixed, which are expected to increase by 5%. Per unit variable overhead of product Y are twice than the product X, that is regarding variable overheads. For next year, the effect of inflation on variable overhead is estimated at 10%. Selling and distribution expenses for the last year were rupees 800,000, which are expected to be increased by 10%. ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने है एक डेटा जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने फोरकास्टेड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस निकालना है
यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। जी, ये इसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 5 का, एमएफ एंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएफ एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट वाइज फोरकास्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी बेटा, ये दी गई थी 5522 टू 400। ठीक है, अब इसकी प्रोडक्ट वाइज बनानी है तो कैसे बनेगी, आप सेल्स करेंगे कितनी 5400 एंड 3600, तो हमने क्या किया, जितनी भी सेल्स की वैल्यू है डिवाइड बाय कर दिया 9000 से, और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि बताया जा रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स विल रिमेन द सेम। तो इसलिए हमें बेटा 55222400 को, ये जो फिगर थी, डिवाइड बाय कर दिया 9000 से, मल्टीप्लाई कर दिया 5400 से, तो हमारे पास ये एक्स की सेल्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की सेल्स की वैल्यू आ गई। एग्रीड यहां तक? जी बेटा, गुड, ये तो सिंपल हो गया यहां तक बात। आगे चलते हैं, मटेरियल की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने करना है मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो मटेरियल और लेबर की अमाउंट लिखेंगे। अब मटेरियल की अमाउंट कैसे आ रही है, आए देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, 5400 यूनिट्स हमने बेचने हैं एक्स के, और 3600 बेचने हैं हमने वाई के। तो पहले एक्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर बेटा कितना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, 2.4 kg, 2.4 kg। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा जी, और each unit of both products uses 2.4 kg of same raw material, but 10% of all raw material is wasted in the process of manufacturing product Y and 4% for product X. तो प्रोडक्ट X के लिए बेटा कितना जाया हो रहा है, 4%। तो ये अमाउंट कितनी परसेंट बन गई, 96%। तो 5400 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 0.96, दैट इज 13500। एंड लाइक वाइज फॉर प्रोडक्ट वाई 3600 इंटू 2.4, और इसमें 10% वेस्टेज थी, तो 90% हमारे पास बचेगा, दैट इज 9600। ओके, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 13500, और यहाँ पे आ गया 9600। एग्रीड? अच्छा जी, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। The prices of raw materials has remained same for the last many years. However, the supplier has indicated that it will increase by 10% for the forthcoming year. ये इसको बढ़ा देगा, तो ये इसके ऊपर 1.1 का भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक है बेटा, 10% का इम्पैक्ट हम लेकर आ रहे हैं, दैट इज प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, 110। अब ये 100 कहाँ से आई थी, 100 के ऊपर बात कर लेते हैं। 100 बेटा इस तरह आई कि डायरेक्ट मटेरियल पहले कितना था, 2310 रुपीज का। ओके, और हम कितना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे यूनिट्स में, 23,100। जब 2.31 को आप डिवाइड करेंगे 23,100 से, तो उसकी पर केजी की प्राइस आ जाएगी, पर यूनिट ऑफ मटेरियल की प्राइस आ जाएगी, जिसके अंदर आप आ चुके हैं 10% इन्फ्लेशन, यानी कि अब हो गया 110 का। 13,500 इंटू 110 एंड 9600 इंटू 110, ये हमारे पास आ गई है मटेरियल की अमाउंट है। तो इन मटेरियल की अमाउंटों को हम यहाँ लिख देंगे, 1485, 1056 एंड 2541। तो यहाँ तक बेटा सबको क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है?
सेल्स और मटेरियल में। अच्छा देखिए बेटा, मटेरियल में क्या काम हो रहा है, ये मटेरियल के मतलब इन्फॉर्मेशन है कि डायरेक्ट मटेरियल हम कर रहे हैं 2.31 रुपीज़ का मिलियन का, ठीक है। और ईच यूनिट ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स यूजेस 2.4 kg ऑफ सेम रॉ मटेरियल, ठीक है बेटा, 2.4 kg इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके बना रहे हैं 5400, इसके बना रहे हैं 3600। तो 5400 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5400 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह 3600 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलते हैं। बट 10% ऑफ ऑल रॉ मटेरियल इज वेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट वाई एंड 4% फॉर प्रोडक्ट एक्स। 10% बेटा हमारा मटेरियल ज़ाया हो जाता है, किस में, वाई में, और 4% ज़ाया हो जाता है एक्स में। तो इसका मतलब है बाकी कितना सही कितना रहता है, 96% एंड 90%। तो हमने तो प्रोडक्ट बनानी है ना बेटा सही यूनिट से, सही रॉ मटेरियल से, जो ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसको तो नहीं हमने करना ना। तो 5400 इंटू 2.4 विच इज़ 96%, तो 13,500 आ गया। हमें चाहिए होगा रॉ मटेरियल, और प्रोडक्ट बाय के लिए हमें चाहिए होगा रॉ मटेरियल 9600। इन दोनों को जमा किया तो बनता है 23,100 kg या लीटर्स व्हाटसोएवर। इसकी प्राइस थी 2.31 मिलियन। जब इससे इसको डिवाइड किया तो ये 100 की प्राइस आ गई, और उस प्राइस के ऊपर अब इन्फ्लेशन हो चुकी है 10% की, तो वो बन गई 110, जिसकी वजह से अब रॉ मटेरियल की अमाउंट बन जाएगी 13,500 इंटू 110, 1485 फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड 9600 फॉर प्रोडक्ट वाई। यही फिगर्स को हम लेके ऊपर चले गए। जी बेटा, आप जिशान साहब समझ आई या स्टिल कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, जमील साहब नमाज पढ़ रहे हैं, आ गए वापस। अब आते हैं बेटा लेबर पे। गुड, वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर आवर्स 5400 बेटा ये बनाने थे, 3600 ये बनाने थे। इस पे लगते हैं 5 आवर्स, इस पे लगते हैं 6 आवर्स। कहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 5 एंड 6, तो ये इतने आवर्स बन गए, ठीक है। रेट पर आर कैसे आ रहा है बेटा, अगेन उसी तरह कि पूरी डायरेक्ट लेबर की फिगर थी 777,600, तो 777,600 हमने लिखा, कितने आर से बेटा 48,600, तो ये 16 पर आर आ गई। लेबर के ऊपर जो आ रही है इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, वो आ रहा है डायरेक्ट लेबर आर पर आर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। तो हमने इसको 15% से कर दिया 1.15। अब रेट हो गया है 18.4 का, इतने आवर्स हैं, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डायरेक्ट लेबर एक्स की आ गई और ये डायरेक्ट लेबर वाई की आ गई। एनी कंफ्यूजन? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। 1.5 इस तरह आया जिशान साहब कि ये देखें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। दैट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इनफैक्ट वो 15% से बढ़ जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, इसलिए ये 1.15 हो गया। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मटेरियल में 1.1 हुआ था, यहाँ इन्फ्लेशन हुई थी 10% मटेरियल पे, लेबर पे हो रही है 15%। ओके, ठीक है बेटा, आगे चलें।
चलो वेरी गुड, नाइला को समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नाइला को समझ आ जाए और जमील मुमताज़ को समझ आ जाए ना बस, तो मुझे सुकून की नींद आती है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैलकुलेशन। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं बेटा 630,000 के। ओके, यहाँ पे बताए गए हैं। और उसमें बताया कि 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, तो हमने इसका 40% ले लिया, दैट इज 1575। ठीक है, कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ हमको। देखो, फिक्स ओवरहेड आपको दिए गए हैं 630,000 के, जो कि क्या है 40% है। तो अगर आपने 100% निकालना हो, 630,000 को डिवाइड कर दोगे 40% से, तो हमारे पास आ गई टोटल ओवरहेड्स, दैट इज 1575। और अगर हमने इसमें से वेरिएबल निकालने हैं तो 1575 और 630 का डिफरेंस ले लो, तो वेरिएबल आ गए। ये दो लाइनें समझ आ रही हैं बेटा? सिक्स 30,000 है फिक्स्ड, और बताया गया कि फिक्स्ड होते हैं वो टोटल ओवरहेड्स का 40% होते हैं। तो ये फिक्स्ड है और ये खुद कितने परसेंट है 40, तो आपको इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया टोटल। अब आपको टोटल पता लग गया, इसमें से फिक्स निकाल दो, या इसका 60% ले लो जो वेरिएबल होंगे, तो वो आपके पास आ गए। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमारे पास यहाँ तक कैलकुलेशन हमने समझ ली है। अब इससे आगे चल रहे हैं, इससे आगे क्या करना है आए देख लेते हैं। वेरिएबल ओवरहेड की रेशियो ये थी कि इसमें थे 1, इसमें थे 2। ये कैसे पता लगा था? पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्ट वाई आर ट्वाइस देन द प्रोडक्ट एक्स, दैट्स वाई वाई पे डबल है और एक्स पे सिंगल है। इसके यूनिट्स है 5400, इसके यूनिट्स हैं 3600। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 5400 एंड 7200, टोटल कितना हो गया 12,600। ओके, अब 945,000 वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट थी फॉर 12,600 आवर्स। 945,000 डिवाइड बाय 12,600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5400 से, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। और 945,000 को डिवाइड बाय 12,600 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 7200 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपको x और y के वेरिएबल ओवरहेड्स भी पता लग गए। ठीक है बेटा, x और y के रेट्स भी पता लग गए। अच्छा जी, अब पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या आएगी? ये कॉस्ट थी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की, और ये कॉस्ट थी इतने नंबर ऑफ यूनिट्स की। तो 405 को जब आपने 5400 पर डिवाइड किया तो ये आ गई 75, और 540,000 को जब आपने 3600 पर डिवाइड किया तो ये आ गई 150। तो बेटा ये 75 और 150 समझ आ रहा है? अगर कोई कहेगा ना मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं भी कह दूंगा भाई मुझे नहीं समझ आ रहा। बताओ कहाँ पे समझ नहीं आ रहा प्लीज। और अगर कोई वॉइस में बात करना चाहता है तो मैं उसको वॉइस की इजाजत दे दूंगा। गुड, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा वो 7200 यूनिट्स नहीं है। यूनिट्स कितने थे इनके? 5400 एंड 3600 क्वेश्चन में दिए गए हैं। 5400 एंड 3600, वो तो वाई उससे डबल कंज्यूम कर रहा है वेरिएबल ओवरहेड्स को, दैट्स वाई इस तरह हुआ है।
ठीक है। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है? क्लियर हो गया भाई, आगे चलते हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड कितने परसेंट इन्फ्लेट कर रहे थे? फॉर नेक्स्ट ईयर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेरिएबल ओवरहेड इज एस्टिमेटेड एट 10%। अभी कॉस्ट ये थी, अगले साल 10% बढ़ जाएंगे, तो 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से तो ये हो गई, 150 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगी। तो अब हमारे पास टोटल इन्फ्लेटेड ओवरहेड आ जाएंगे 82.5 मल्टीप्लाई बाय 5400, दिस वन, एंड 165, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3600, 594। अब हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट आ जाएगी 1039500। ओके, बेटा अभी यहाँ पे किसी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा पूछें, अभी आपके पास टाइम है। आज के बाद मैं आपको दोबारा मिलूंगा नहीं, आज हमारा कोर्स खत्म हो रहा है, लास्ट लेक्चर है रिवीजन का। लास्ट वीक कोर्स खत्म हो गया था और आज आपको मैं जो 3 हमारे मेन टॉपिक्स थे उसकी मैंने आपको रिवीजन कराई है। अच्छा जी बेटा, अब आते हैं फिक्स ओवरहेड्स पे। फिक्स ओवरहेड्स बेटा हमारे कितने थे? 630,000, ये हमने निकाले हुए थे, दिए हुए थे। इन पे इन्फ्लेशन आ रही है 5%, तो ये हो जाएंगे 661,500। और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर इन्फ्लेशन थी 10%, वो हो जाएंगे 880,000। ये कहाँ पे बताया गया था देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे फॉर द लास्ट ईयर वाज 800,000 विच आर एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 10%। और ओवरहेड्स के ऊपर, फिक्स ओवरहेड्स के ऊपर इन्फ्लेशन थी 5%। तो अब हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसका इम्पैक्ट अब हम देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर, फोरकास्टेड जो हमने बनाई थी। भाई क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। आप लोग, मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? तो इस तरह बेटा वेरिएबल इफेक्टिव ओवरहेड एक्सपाई के भी आ गए, सेल में से कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा, फिक्स ओवरहेड्स आपके पास आ गए, सेलिंग एंड एडमिन आ गए। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है इसमें, दैट इज लॉस बाय 493,840। तो आपसे कहा गया था बस जस्ट फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाएं। ओके, तो ये बेटा क्वेश्चन था अगस्त 2019 का। अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। दैट इज ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल, और ये मैं आपको करा रहा हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पेपर से, ठीक है। दिस इज द लेटेस्ट पेपर। इसमें देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। आई थिंक बेटा ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टेज 5 का क्वेश्चन है, दैट इज फरवरी 2020 का, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छा क्वेश्चन था। जी ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? बीइंग द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ जफर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, you are required to advise the management as to which mode of financing is preferable. Calculations related to loan payments to be made annually. Okay, ये नोट भी दे दिया गया। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं।
Zafar Diagnostic Laboratory wants to acquire an ECG machine which has a market price of rupees 50 million. Exenia Pakistan, a well-known lab equipment vendor, is offering the same machine on an annual lease payment of rupees 8 million, payable in arrears, and rupees 20 million as security deposit, with the option of selling the machine to ZDL against the security deposit at the end of the lease period, which is 6 years. A financial institution is offering ZDL a 5-year loan with a markup of 15% per annum. Repayment is scheduled in equal monthly installments, payable at the end of each month. Cost of capital of company is 11%. The company is allowed to claim 25% initial depreciation for first year only, followed by writing down allowance of 30% applied on a reducing balance method. The residual value is 12% of cost of machine. Applicable corporate tax rate is 29%, provided that any tax benefit arising in is available in subsequent year. तो आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या इसको लीज पे ले लेंगे या लोन लेकर इसका अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है बेटा, ये आपके पास सिनेरियो है. ओके, तो आप हमने इसके अरेंजमेंट देखना है. इसमें पहले एक चीज आप समझते चलें, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी. ठीक है, आप कितने का एसेट खरीद रहे हैं? 50 मिलियन का. और डेप्रिसिएशन उन्होंने यहाँ पे बात की है, डेप्रिसिएशन कैसे चलेगी. इनिशियल अलाउंस है 25%, राइटिंग डाउन अलाउंस है 30% एंड सो ऑन. तो ज़रा आप लोग इसकी डेप्रिसिएशन तो निकालें, कोशिश करें. जी बेटा. कोई बच्चा डेप्रिसिएशन निकाल ले तो फिर मेरे साथ डिस्कस करे. आप कह रहे हैं 13.2 मिलियन. कैसे बेटा? ये मैंने निकाली हुई है. फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी 23.75 मिलियन. ये डेप्रिसिएशन है पहले साल की. एनीवे, बाकी लोग भी ज़रा ट्राई कर लें. जी बेटा. नहीं बेटा, जब आपका ये चलता है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो आप रेजिडुअल वैल्यू डिडक्ट नहीं करते. स्ट्रेट लाइन मेथड में आप डिडक्ट करते हैं, इस मेथड में डिडक्ट नहीं करते. ऐसी बात नहीं है शान साहब. जी बेटा, कोई और बताए.
नो, निशान साहब 12.5 नहीं है। जी बेटा, कोई और बताएगा? देखो बेटा, इसके अंदर एक बात आ रही है, इनिशियल डेप्रिसिएशन। पहले आपने लेनी है 25% इनिशियल डेप्रिसिएशन। पहले साल में ना आपको दो डेप्रिसिएशन मिलेंगी, एक कहते हैं इनिशियल अलाउंस या इनिशियल डेप्रिसिएशन, ठीक है। $50 million का एसेट था, 25% आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन है, ये आगे 12.5, ठीक है बेटा। इसके बाद आपके पास 50 में से 12.5 निकाल दिया, आपके पास बैलेंस रह गया है 37.5। पहले साल इनिशियल अलाउंस भी मिलता है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलती है। उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन आप लेंगे 30%, तो ये 30% आ जाएगा 11.25। अब पहले साल में जो डेप्रिसिएशन जाएगी ना बेटा, वो नॉर्मल भी जाएगी और इनिशियल भी जाएगी। पहले साल में डेप्रिसिएशन आपकी शो होगी 23.75, और ये पहले साल में इसलिए ज़्यादा शो की जाती है कि आपके नया बिजनेस है और आप इस बिजनेस में क्या करें, इनिशियल पीरियड्स में आपको ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, आपकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा शो कर दी जाती है। जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा शो की जाएगी बेटा, तो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होगा तो इवेंचुअली क्या होगा बेटा, टैक्स भी कम हो जाएगा। तो शुरू के सालों में आपको टैक्स की एडवांटेज दे दिया जाता है बाय ग्रांटिंग यू इनिशियल अलाउंस। और इनिशियल अलाउंस अगर आपने पहले तवज्जो नहीं की है तो ये आपको बताता चलूँ, दिस इज क्लियरली अवेलेबल इन सीए के स्टडी टेक्स्ट में हम आते हैं, और दिस इज अवेलेबल एट जी बेटा, Section 23 of the ordinance allows a deduction of an initial allowance in the year in which an asset used for business purposes is brought into use. This initial allowance is currently set at 25% of the cost of the asset. तो पहले साल में क्या होगा बेटा, आपको 25% ये इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगी, जब जो कि इस केस में कितनी की गई है 30%। तो पहले साल आपकी ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब आपके पास बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा, 37 में से ये भी निकल गया, अब ये बुक वैल्यू रहेगी। अगले साल इसके ऊपर 30% लगेगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, फिर 30% लगेगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 30% लगेगा, ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और आखिरी वैल्यू आपकी कितनी है, 6 मिलियन। ठीक है, ये किस तरह आई, 50 का मिलियन का आपने ले लिया है 12%, दैट इज 6 मिलियन। आपने क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है बेटा, 6 मिलियन। ओके, अच्छा जी। अब आपके पास फोर्थ पीरियड के एंड पे एसेट की वैल्यू थी 9.003750। तो इस पीरियड में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है बेटा, किस किस का डिफरेंस, 9,003 एंड 6, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को इससे नीचे नहीं करना। दिस इज द रेजिडुअल वैल्यू। ये जो डेप्रिसिएशन को समझते हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, उनको पता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन कैसे ली जाती है। अब आपका इस पीरियड में 30% का रेट नहीं लगेगा। अगर आप 30% का रेट लगाओ ना, तो डेप्रिसिएशन देखो कितनी आती है, 2701 आती है। अगर हम 2701 यहाँ लेस करेंगे तो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू बढ़ रही है। तो आखिरी साल में जाके ना बेटा, जो डिफरेंस होता है
बुक वैल्यू का और रेजिडुअल वैल्यू का उसको डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ओके, तो इसकी वर्किंग जो सारी है, इसकी एग्जांपल भी यहाँ दी गई है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाता हूँ। मीनवाइल अगर आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। आप अपना क्वेश्चंस करें। मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी बेटा, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है, और इसको क्वेश्चन नंबर है, आई थिंक ये 3 था। जी, इसका डेप्रिसिएशन का शेड्यूल ये आपके सामने बेटा, डेप्रिसिएशन का शेड्यूल आ गया। तो पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन आ रही है, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और आखिर में ये डेप्रिसिएशन हमने निकाल ली। और इसका लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज एडजस्टेड टू रिस्ट्रिक्ट द क्लोजिंग रिटर्न ऑन वैल्यू इक्वल टू 12% ऑफ द एसेट कॉस्ट दैट इज 6 मिलियन। ये बात क्लियर होगी बेटा आपको? ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेटा अगर आपने ना क्या करना है, इसमें क्वेश्चन था कि डेट फाइनेंस करना है। A financial institution is offering ZDL a 5-year loan with a markup of 15% per annum. Repayment is scheduled in equal monthly installments payable at the end of each month. Cost of capital is 11%, और कहा है कि लोन अगर आपने करना है तो उसको पेमेंट कब करनी है? एनुअली। तो बेटा ये कल चीज हम सीख चुके हैं कि हमने लोन कितना लेना है, 50 मिलियन। वो हमें लोन कितने में दे रहा है? 15% पर, और 5 साल है। तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एडमिटी निकाला, तो हमारी एनुअल पेमेंट जो बनेगी लोन की, वो बनेगी 14.915 मिलियन। तो अगर आपने प्रिंसिपल लिया 50 मिलियन का, इंस्टॉलमेंट आप देंगे इतने की, तो पहले दफा का इंटरेस्ट कितना बनेगा पहले साल का बेटा? 7.5 मिलियन, और ये प्रिंसिपल के अमाउंट की पेमेंट होगी। ये बन रहा है लोन रीपेमेंट शेड्यूल। इसमें कोई कॉलम आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, अगर कुछ समझ आ रहा है तो फिर भी बताएं। जी बेटा, जी बेटा, इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि हम टोटल कितनी किस्त वापस करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है प्रिंसिपल, आप इस प्रिंसिपल का टोटल करेंगे तो 50 मिलियन बनेगा। ठीक है, तो बेटा 50 मिलियन हम लोन ले रहे हैं, और वो हमें लोन दे रहा है किस उस पे, यहाँ पे बताया गया है 15% पे। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया था ईच मंथ, हमने उसकी कैलकुलेशन कर ली है एनुअली।
ठीक है बेटा, आए आगे चलते हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। ये डेप्रिसिएशन आ गई। जब आप डेट करेंगे, डेट डेट से आपने लिया ना, तो बेटा इंटरेस्ट आपने पे करना होगा क्योंकि आपने लोन लिया है, और ये इंटरेस्ट की अमाउंट देखो वही आ रही है, सेम यहां से आ रही है, दिस वन। ये इंटरेस्ट की अमाउंट है बेटा, ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या आ जाएगी, एज ए एक्सपेंस। फिर जब एसेट हमने खरीद लिया होगा तो उसका डेप्रिसिएशन भी हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा एज ए एक्सपेंस। ओके, ये दोनों बेटा जब एक्सपेंस के तौर पे शो होंगे तो हमें क्या मिलेगी, टैक्स सेविंग। क्या मिलेगी बेटा, टैक्स सेविंग। और उसने क्या कहा हुआ था सेविंग के लिए, applicable corporate tax rate is 29% provided any tax benefit arising is available in subsequent year। तो हमें उसका जो एडवांटेज है वो सब्सिक्वेंट ईयर में मिलना है। जब आप इस अमाउंट को और इस अमाउंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है बेटा, तो आपको कितना एडवांटेज मिलेगा, दैट इज 7.5 मिलियन प्लस 23.75 मिलियन। आपका एक्सपेंस शो हो जाएगा 31.25 मिलियन से, और इसकी बेसिस पे आपको 29% टैक्स सेविंग आ जाएगी। तो बेटा वो आ रही है 9,062,500, लेकिन मिलेगी नेक्स्ट ईयर में। इसी तरह आप सेकंड ईयर का ये इंटरेस्ट शो करेंगे, ये डेप्रिसिएशन शो करेंगे, इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिखेंगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग ये आ जाएगी, एंड लाइक वाइज ही चलती रहेगी। अच्छा, आप डेट की पेमेंट आपने बेटा इतनी करनी है हर साल में, करनी है ना। 14.40 फिफ्थ ईयर को जाके हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमने डेट की पेमेंट करनी है, इतना टैक्स सेव हो जाएगा, तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो आपके ये बन जाएंगे। ओके, ये आपके आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बन गए। अब हमारे पास कॉस्ट कैपिटल था कितना, 11%, उस पर जाके हम इसको डिस्काउंट करेंगे और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी बेटा, प्रेजेंट वैल्यू। अब फिफ्थ पीरियड में क्या हो रहा है देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बताया गया था। ये रेजिडुअल वैल्यू है 12% कॉस्ट ऑफ मशीन। हम 6 मिलियन का जो हमारा है ना, वो हम उस मशीन को बेच देंगे। तो 14 में से जब 6 बिकेगा तो हमारे पास कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 8915778। तो बेटा यहाँ पे ये 6 नेट ऑफ होके ये फिगर आ रही है। ओके, तो हमारे पास जितनी ऊपर कैलकुलेशन हुई थी वो सारी हुई। अब हम देखते हैं लीज। लीज वालों ने क्या कहा था बेटा कि इनिशियली दो सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी 8 मिलियन की पेमेंट करो 6 सालों तक। ठीक है, ये बात कहाँ पे हुई है, Exia Pakistan, a well-known lab equipment vendor, is offering the same machine on annual lease payment of rupees 8 million, payable in arrears, and rupees 20 million as security deposit, with the option of selling the machine to ZDL against the security deposit at the end of the lease period, which is 6 years. यहाँ पे इनका काम चल रहा है 6 years का। तो 20 मिलियन हमने आज सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देना है अगर, और 8 मिलियन हमने उसको किस्तें देनी है। ठीक है बेटा, तो अब हमें जब उसको लीज का रेंट देंगे तो ये हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस आएगा। जब ये एज ए एक्सपेंस आएगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो हमें इतनी टैक्स शीट मिलेगी, लेकिन मिलेगी अगले साल में, इसलिए देखो हर नेक्स्ट ईयर में जाके मिल रही। अच्छा बेटा, अब क्या हो रहा है, 20 मिलियन का आउटफ्लो, 8 मिलियन का आउटफ्लो, इसमें 8 मिलियन का आउटफ्लो है और टैक्स सेव हो गया, तो ये आफ्टर टैक्स कैश फ्लो हो गया। और आखिरी पीरियड में हमारे पास इनफ्लो आ रहा होगा, आउटफ्लो नहीं है। इसको भी 11% में डिस्काउंट कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, और हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 45 मिलियन। ठीक है बेटा, तो किस केस में आपके पैसे कम जा रहे हैं, डेट फाइनेंसिंग इज प्रेफर्ड owing lesser present value of cash outflow of 38 million versus 45 million in lease finance option. The actual cash flow is slightly higher at 68.58 million in debt financing option versus 68 million in lease finance option, but the impact of taxation reduced the after tax cash flow
hence debt financing is recommended। देखो बेटा इसमें आपको टोटल 68 मिलियन पे करना पड़ रहा है, जबकि इसमें आपको 68,578 पे करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें टैक्स एडवांटेज होने की वजह से, क्योंकि जब आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं ना बेटा, तो आप इंटरेस्ट को भी और डेप्रिसिएशन को भी एज ए एक्सपेंस लिख सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जबकि लीज के केस में आप सिर्फ जो रेंटल एक्सपेंस है ना उसको एज ए एक्सपेंस लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि लीज के केस में आप एसेट के ऑनर नहीं होते, जबकि डेट के केस में आप उस एसेट के ऑनर बन जाएंगे। ओके, तो बेटा ये मैंने आपको एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराया है जहां पे डेट फाइनेंसिंग और लीज भी आ रही है और एनपीवी का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है एंड सो ऑन। तो अब मैं आता हूं, एक दो क्वेश्चन जमील साहब के हैं उनको आंसर देता हूं। बेटा ये हायर एनपीवी भी लेते हैं, लेकिन ये हायर एनपीवी किसकी है? आउटफ्लोज की। यहाँ कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो जहां पे कम कैश आउटफ्लो होगा, देखो आप यहाँ पे डेट की पेमेंट कर रहे हो या लीज की पेमेंट कर रहे हो, तो जहां कम पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपके लिए फेवरेबल होगा ना। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि हम हमें रिसीव हो रहे हैं कि हम पे कर रहे हैं। अच्छा जी, कॉमन मिस्टेक्स हैं बाय स्टूडेंट्स, प्लीज डिस्कस ऑन एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन हमने एंड कर लिया, अब आपके बात कर रहे हैं डिस्कस। बेटा देखो अभी आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। तो यूजुअली एमसीक्यूज में ना 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं, ए बी सी डी, और सारे ऑप्शंस ना आपको मिलते जुलते लग रहे होते हैं। पहले हम उसमें जिन्होंने स्टैट पढ़ी है ना, तो उसमें एक टर्म यूज होती है आउटलायर्स, कि अगर कोई चीज है ना, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 10, 20, 30 और लिखा हुआ है ए। तो इसमें बेटा आउटलायर कौन सा है इसमें? ए। तो हमें चाहिए, इसको तो सोचना छोड़ दें, बाकी 3 रह गए। इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि देखें कौन सा मोस्ट सुटेबल है। कोई कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करना सीखें। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने लिखा है यहाँ पे 240, और बेटा मैं ऐसे कह रहा हूं उसका 20% निकालो, तो आप क्या करोगे? 240 इंटू 20%, और ये आपके पास आंसर आएगा। इसका एक तरीका बेटा और आसान है, वो क्या? 240 लिखा और इसको मल्टीप्लाई करो 0.2 से। 20% का मतलब होता है 0.2, और यूं स्ट्रेट अवे आप 48 आ गया। अब देखो जब ये काम किया ना, जब भी 48 आ रहा है, लेकिन बेटा आपको कैलकुलेटर में कितने बटन दबाने पड़ेंगे? 240 लिखना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहाँ मैं लिखता जाता हूँ, जैसे 240 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे, फिर 20 लिखोगे, फिर परसेंटेज का बटन दबाओगे, ठीक है। हो सकता है कि आंसर आ जाए, या इक्वल टू दबाना पड़े या एंटर दबाना पड़े, फिर जाके आपका काम कंप्लीट होगा। तो आपको कितने स्टेप्स करने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स में जाके ये काम कंप्लीट हुआ। जबकि बेटा इसमें क्या होगा? 240 इंटू 0.2 इक्वल, ठीक है बेटा। अब इसमें देखो कितने स्टेप्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये काम अब 7 स्टेप्स में हो गया। ओके, इसी तरह मैं कहता हूं कि जी 240 में 20% इंक्रीज हुआ है, 240 में 20% इंक्रीज हुआ है, तो आपको बच्चे क्या करेंगे? वो ये करेंगे, पहले 20% निकालेंगे, फिर 240 में जमा करेंगे 48 और आंसर आएगा। तो इसका बेटा आसान तरीका भी है। वो क्या तरीका है कि आप 240 को मल्टीप्लाई कर दें 1.2 के साथ, देखो आंसर आ गया। ओके, या हम कहते हैं जी 20% रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 के साथ, आपको आंसर आ जाएगा। रादर देन कि जी आप ये जो है 240 में से ये सारा काम करो कि जी 48 निकालो, तो दिस माइनस दिस, तो ये 192 आएगा। तो बेटा इस तरह कुछ शॉर्ट कट्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर सिक्योरिंग योर पोजीशन।
और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ सिक्योर ना करें पोजीशन, बल्कि आप टॉप करें, आप गोल्ड मेडल्स लें, सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट्स लें। बेटा जो मेरे इतलात है ना, अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकता कितने परसेंट एमसीक्यूज होंगे और कितने कुछ एक्सेल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए अभी जिशान में इस पर कमेंट नहीं कर सकता। तो बेटा आज हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, हमारी रिवीजन भी हुई है। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। मैंने बेटा ये कोशिश की है कि आपकी बेस बनाऊं, आपके कॉन्सेप्ट्स बनाऊं, आपको टेक्निकली कॉन्सेप्चुअली इक्विप करूं कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो, नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्सेप्ट्स हो। किसी चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कोशिश नहीं की कि आप इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लो, इसका रट्टा लगा लो, ऐसी कोई बात नहीं की। बेटा जब हम चीज़ को समझ के पढ़ेंगे, जब भी हम अपनी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। जी बेटा, ये गाइडलाइंस जो है ना वर्किंग पेज वगैरह पे आपको दी जाएंगी, और डेफिनेटली आप वर्किंग कर सकते होगे, क्योंकि कैलकुलेटर भी आपको अलाउ होता है, एक्सेल कंप्यूटर वगैरह सब कुछ आपको अलाउ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेटा मेरी कोशिश पूरे सेमेस्टर में यही रही है कि आपके हर चीज़ के कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएं, डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट बुक से। तो मेरी दुआ है आप लोग भी मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैं 2010 से आईसीएमए में पढ़ा रहा हूँ, 2001 से मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, और मेरे इतने फैमिली फ्रेंड्स नहीं है जितने मेरे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड हैं। ठीक है, बल्कि अब तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे अपनी शादियों में बुलाते हैं, अपनी बहन भाइयों की शादी में भी बुलाते हैं। और मैं आपको ये पता चलूं कि मैं आईसीएमए इस्लामाबाद का ना मोस्ट फेवरेट टीचर रहा हूँ 2 सालों से। मेरे सारे स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं। मैं उनको कोशिश करता हूँ कि जो मैंने इश्यूज स्टूडेंट लाइफ में फेस किए हैं वो उनके साथ ना हो, उनको मैं ट्रेन करूँ, उनको ग्रूम करूँ। जी बेटा, आप एनी टाइम यू आर वेलकम। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मुझे अपनी इंट्रोडक्शन मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी तस्वीरें भेज दें, ताकि मैं कभी आपको मिलूँ तो पहचान सकूँ, आप मुझे पहचान सकें। और मेरा व्हाट्सएप आपके पास अवेलेबल है। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है nev_ali@hotmail.com। ठीक है, इसके अलावा एक और एड्रेस भी है मेरा, naveedurs@gmail.com। इस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा आपके पास है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। और बेटा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने एग्जाम में अपीयर जरूर होना है। ये नहीं कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो मर्जी हो जाए बेटा, आपने एग्जाम में जरूर अपीयर होना है। ठीक है, खासतौर पे फैजान लड़का है मेरा, काशान, हाँ काशान फैसलाबाद से मेरे स्टूडेंट थे, और वो मेरी क्लासेस लगाते रहे हैं। बीच में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, लेकिन मैं उस बच्चे को अप्रिशिएट करूंगा कि उसने क्लासेस कंटिन्यू की। और जिस तरह के हालात हो बेटा, अच्छे बुरे, आपकी शादी भी हो ना और उसी दिन आपका पेपर हो, तो आपने पेपर देने जरूर जाना है। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।